विरासत में मिली राजनीति का वो फायदा उठा रहे हैं और अहमद समीकरण पे वो थाक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान खतरे में कौन डालने की कोशिश कर रहा है और संविधान को किसने खतरे में नहीं डाला। हमारी पार्टी जालीदार टोपी से नफरत नहीं करती है। हमारी पार्टी कहती है कि हम जो है वो एक स्वरूप है, हम उसको दिखा रहे हैं और उसी के साथ हम चल रहे हैं। कि कुशवाहा समाज और यादव समाज पे जो है वो भाजपा, ईडी और सीबीआई का रेड जो है वो लगातार डलवा रही है। देखिए, लोकसभा में इसलिए इनको करना जरूरी था क्योंकि ये लोग जो नैरेटिव लेके चले थे वो नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ इनको ये था कि संविधान को खतरे में दिखाकर अपने को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनको थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले महागठबंधन पूरी तरीके से टूटती हुई दिख रही है। वहीं आरजेडी में भी टूट की खबर इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है, चर्चे में है। इसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राहुल आनंद हमारे साथ हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। राहुल जी, लगातार महागठबंधन में टूट की खबरें सामने आ रही है, कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो नमस्ते, आपके चैनल के माध्यम से देख रहे दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन के लिए अगर एक बात कही जाए तो एक हिंदी फिल्म का एक गाना था कि दिल तो ये ही चाहे तेरा और मेरा हो जाए मुकम्मल ये अफसाना। देखिए, ये इसलिए कहना ये जरूरी था क्योंकि ये लगातार देखने को मिल रही है कि जो महागठबंधन, जो इंडिया अलायंस की जो बातें आप कर रही हैं, ये लोग कभी एक नहीं हुए थे। ये अगर एक हुए होते तो आज वो एक रहते, क्योंकि इसकी परिभाषा और स्क्रिप्ट उसी वक्त रच दी गई थी जब इसमें से नीतीश जी जब इसका फॉर्मेशन किए थे और बाद में उसमें से INDIA की अगर स्पेलिंग को देखिए तो उसमें से NDA बाहर निकल गया, यानी कि N फॉर नीतीश, D फॉर दीदी और A फॉर आप। यानी अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ बच गया है तो सिर्फ और सिर्फ I² बचा है। तो वो सब लोग अपने हित, यानी मैं और सिर्फ मैं ही, और एक बहुत पहले एक मीम्स भी खूब चला था, मैं नहीं तो कौन बे। और इसमें मैं की जो परिभाषा है ना, वो अपने आप में एक दूसरे को दिखाता है कि मैं मजबूत हूं, मैं बलवान हूं और मैं ही सब कुछ हूं। तो एक कह सकते हैं कि मैं ही राजा मैं ही मंत्री वाली बात है इनके पास। और जो लोग ये बयानबाजी बार बार कर रहे हैं तो वो एक सावन की मेढक की तरह इसको आप समझ सकती हैं कि वो कभी भी एक तराजू पर नहीं बैठेंगे। किसी को बैठाइएगा वो एक गिर ही जाएगा। लोकसभा चुनाव के समय में काफी एकता देखी गई, कह रहे थे कि मिलके चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। अचानक से क्या हुआ कि तेजस्वी यादव ने कह दिया कि लोकसभा में ही सिर्फ इसका असर दिखेगा, विधानसभा में जो है वो स्वतंत्र हैं हम। देखिए, लोकसभा में इसलिए इनको करना जरूरी था क्योंकि ये लोग जो नैरेटिव लेके चले थे वो नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ इनको ये था कि संविधान को खतरे में दिखाकर अपने को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनको थी। इनके साथ जिन लोगों ने भी मंच साझा किया क्या वाकई संविधान खतरे में था उस समय? देखिए, जो संविधान की प्रति लेके घूम रहे थे उनको तो यही पता नहीं है कि कितने पेजेस उसके अंदर हैं। दूसरी बात, अगर हम बात कर ले संविधान खतरे की बात कर ले तो आपको मैं ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जब बाबा साहब ने संविधान को लिखा था और जब संविधान को जिसने रचना किया उसकी एक तस्वीर तक संसद भवन में नहीं थी। जब वो केंद्र में जब भाजपा के समर्थक की जब सरकार बनी तब उनकी एक तस्वीर लगी। संविधान खतरे वास्तविकता में अगर देख लिया जाए तो 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर का देहांत होता है और उसके पहले महाराष्ट्र में उनको हराने के लिए किसने कैंडिडेट दिया। संविधान खतरे की बात अगर कर ले तो आप इस पे जरूर आ सकते हैं कि आर्टिकल 30 और 30A जो एक धार्मिक पूजा पाठ उन लोगों को कहता है बढ़ावा देने के लिए जिसका ये देश था ही नहीं, जो अल्पसंख्यक में गिने जाते हैं। तो देखिए, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, ये कहेंगे, लेकिन इस देश की जनता सामर्थ्य और बलवान और समझदार और शिक्षित है। उनको पता है कि संविधान खतरे में कौन डालने की कोशिश कर रहा है और संविधान को किसने खतरे में नहीं डाला और कौन संविधान की सबसे ज्यादा पूजा और अर्चना करता है। बिहार के संदर्भ में देखें तो राजद में भी खूब टूट की चर्चा चल रही है। एक तरफ जो तेजस्वी यादव हैं अपने पिता को सलाह दे रहे हैं, बातें कह रहे हैं। उसके बाद से जो है नीतीश कुमार को लेकर भी जो लालू प्रसाद यादव का बयान आया था वो आप लोगों ने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि दरवाजा हमारे यहाँ नीतीश के लिए खुला हुआ है, हम लोग माफ कर देंगे। लेकिन तेजस्वी बार बार इस बात से जो है मुकरते रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं। तो क्या ऐसा माना जाए कि अब जो है वो बाप और बेटे में ही खुद नहीं बन रही है? देखिए, सबसे पहले आपके प्रश्न का अगर उत्तर दिया जाए तो अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट के अगर मुगल शासन
काल में जाएंगे तो यहाँ पर हम एक चीज को देखेंगे कि कभी कोई अजरुद्दीन, फखरुद्दीन और मोहम्मदीन अगर बना है तो ये फखरुद्दीन और मोहम्मदीन के गर्दन को काट कर ही बना है। और जो ताजपोशी करने की कोशिश की जा रही है पिता के रहते हुए पुत्रों में जो प्रतिबंधी स्थापित है, उससे ये एकदम स्पष्ट और प्रमाणित रूप से देखा जा सकता है कि तेज प्रताप जो बड़े पुत्र होने के बाद भी पार्टी पे एक छत्र राज अगर कोई करने का प्रयास कर रहा है तो वो उनके छोटे पुत्र यानी कि तेजस्वी यादव जी ही कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही स्पष्ट है जो लालू जी जिन बातों को कर रहे हैं, तो हर पिता को अपने पुत्र की चिंता होती है, तो वो अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए, यानी कि अगर पॉलिटिकल लेगेसी की बात अगर की जाए, राजनीतिक लेगेसी की बात की जाए, तो लालू यादव से बढ़ के तेजस्वी यादव का नहीं है। वो विरासत में मिली राजनीति का वो फायदा उठा रहे हैं और अहमद समीकरण पे वो ठाक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार चर्चा चलती रही है, इधर चुनाव भी अब नजदीक आ चुका है, तो राजद में खुद ही इतनी टूट की खबर है, महागठबंधन में टूट गया, तो इसका फायदा भाजपा को मिलते दिख रहा है सर चुनाव में? देखिए, चुनाव आपकी पार्टी जो है वो एकजुटता का हमेशा से परिचय दे रही है, पूरा गठबंधन आप लोगों का एकजुट है। देखिए, अगर गठबंधन धन की अगर हम बात करें अमृता जी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एनडीए के समीकरण की जो अलायंस को मिलाई थी, उसका परिभाषा अगर किसी ने रचा तो उसकी परिभाषा को सबसे पहले रचा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रचा। और जब छोटी छोटी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर ले आकर उनके साथ जब सरकार चला रहे थे तो ये बड़ा ही मुश्किल काम रहा होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं था, इसको उन्होंने स्पष्ट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है और एनडीए के समीकरण में जितने लोग हैं, एक नया सुधार देखने को मिला है। हमारे राज्य की अगर हम बात कर लें तो हमारे प्रदेश में जितने भी एनडीए अलायंस के लोग हैं वो एक छत के नीचे आकर पीसी करेंगे और सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। तो ये एक अच्छी सुधार है और एक अच्छा मैसेज जो दिया जा सकता है प्रदेश की जनता को, वो यही दिया जा सकता है कि लटकना अटकना भटकना नहीं है, हम एक हैं और एक रहकर ही राज्य की सेवा के लिए समर्पित हैं। तो 25 का चुनाव जो है काफी नजदीक आ गया है, आप लोगों की तैयारी इस बार क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एनडीए अलायंस के जितने भी साथी हैं उन सबको लेकर शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन पे एक चर्चा विमर्श जरूर करेगी और किसको कितनी सीटें मिलेंगी यह हमारा शीर्ष नेतृत्व बताएगा। लेकिन इतना जरूर बता दें कि जो प्रदेश की जनता के द्वारा जो डंका बजाया जाएगा उस डंके से हर वक्त यही आवाज निकलेगी, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। सर, लगातार विपक्ष के द्वारा अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमेशा से ईडी और सीबीआई जो है वो भाजपा के तोता है। जब भी चुनाव नजदीक आता है तो ईडी और सीबीआई का खौफ भाजपा दिखाती है ताकि विपक्षी पार्टियां जो है वो चुनाव के समय में तैयारी ना कर पाए, बल्कि ईडी और सीबीआई में उलझ कर रह जाए। ऐसे आरोप जो है वो विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि कुशवाहा समाज और यादव समाज पे जो है वो भाजपा ईडी और सीबीआई का रेड जो है वो लगातार डलवा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष की अगर हम बातें कर ले तो एक बहुत पुराना गाना है अमृता जी, वो गाने का लाइन है कि चले थे कहाँ जाने के लिए, जाना है कहाँ ये मालूम नहीं, अब अपने भटकते कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। यह हमारा जो विपक्ष है वो एक तरफ से पूरा इसमें परिभाषित है। और जो ईडी सीबीआई की जो बात की जाती है, ठीक है, सांच को आज कैसा, अगर सोनिया गांधी जी की बात कर लीजिए, राहुल गांधी जी की बात कर लीजिए, वो लोग एक हड़ल केस में वो लोग आरोपित थे। अगर इस्तेमाल सच में किया जाता तो उनके द्वारा वो निर्दोष साबित होते हैं, वो निर्दोष साबित होते हैं, लेकिन वो जमानत पे बाहर हैं। लालू यादव जी के परिवार की अगर बात कर लीजिए तो लालू यादव जी के परिवार की अगर हम बात कर ले तो वो भी आरोपित हो गए और कोर्ट से उनको सजा भी मिला और अभी भी वो बेल पे बाहर हैं। अब बात कर लेते हैं, आपने कहा यादव और कुशवाहा की बातें की, तो आपको एक चीज और बता दूं मैं कि एनडीए के अलायंस में एक और पार्टी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो एक स्वर्ण जाति से आते हैं, मुमियार कोटे से वो आते हैं, उनके घर पे भी छापा पड़ गया। यानी कि ये सरकार जो है वो पारदर्शिता रखी है और पारदर्शिता के साथ ये संदेश जरूर देती है कि अगर आप चोरी करेंगे तो हम आपको पकड़ेंगे, आपको आरोपित बनाकर आपसे सवाल जवाब करेंगे, आप उसके लिए तैयार रहिए। क्या भाजपा इस बार मुसलमानों पे भी दाव लगाएगी? क्योंकि जिस तरीके से अचानक से बिहार में राज्यपाल बदल दिए गए, कहा यह जा रहा है कि भाजपा एक संदेश दी है लोगों के बीच में कि मुसलमान समाज से भी हम लोग जो है मुसलमानों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या ये दाव जो अभी सामने आ रहा है ये सही है? देखिए, भाजपा का अगर पंच लाइन पे अगर बात कीजिएगा तो उसका लाइन ही यही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। तो इसमें सारे जात के लोग आते हैं और ये बिल्कुल सही बात है कि कोई व्यक्ति अगर इंसानी रूप में जन्म लिया तो वो किसी न किसी समाज और किसी न किसी जाति से आएगा। तो अब यहाँ सवाल मुसलमान का नहीं उठता है, यहाँ सवाल ये उठता है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहेंगे और सब
को साथ लेकर ही इस राज्य का विकास करेंगे। और जहां तक सवाल उठता है कि अगर कोई गलत काम में अगर संलिप्तता होगी तो उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। सरकार इस पारदर्शिता को बनाकर रखी है। सबका साथ सबके विकास की बात आप लोग करते हैं, लेकिन आमतौर पे चुनाव में देखा जाता है कि मुसलमानों का वोट आप लोगों को मिलता नहीं है। इस बार लोकसभा में भी ऐसा देखा गया, आए दिन आप लोग हर जगह पे ऐसा देखा जाता है, तो क्या कारण रहता है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात क्या है अमृता जी, कि हमारे देश में मुसलमानों को यही सिखाया गया है कि उस पार्टी के साथ जाकर खड़े हो जाना है जो भाजपा को चैलेंज देगी, जो भाजपा को हरा सके उसके पहले जाकर साथ में खड़ा हो जाना है। और ये कहना बिल्कुल सत्य होगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैं हिंदू हूं और अगर मैं अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं और जालीदार टोपी पहनकर मैं अगर ईद का मुबारकबाद दो तो मुझसे बड़ा ढोंगी कोई नहीं होगा। मैं जालीदार टोपी से नफरत नहीं करता, हमारी पार्टी जालीदार टोपी से नफरत नहीं करती है। हमारी पार्टी कहती है कि हम जो है वो एक स्वरूप है, हम उसको दिखा रहे हैं और उसी के साथ हम चल रहे हैं। और जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, ये कहना भी गलत होगा। ठीक है, मास हमको वोट नहीं मिला, लेकिन एक अगर सरकार की योजनाओं की बात कर लीजिए और सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता की बात कर लीजिए तो आप गांव में जाकर देख लीजिए कि बुर्का पहनकर सबसे ज्यादा किस समाज के लोग खड़े रहते हैं। क्या सरकार ने कभी उनको पैसा देने से मना कर दिया? या कोई ऐसा बात बता दीजिए, प्रूफ कर दीजिए कि इस जगह पे हमारे योगी जी को सबसे बड़ा कहा जाता है कि ये एंटी मुस्लिम है, लेकिन जिस गांव से हमें एक भी वोट नहीं मिला उस गांव में 200 से ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के घर दे दिए गए। तो इसी से प्रमाणित होता है कि हम सबका साथ सबका विकास और सबके सम्मान के साथ है। हम दिखावे की राजनीति नहीं करते हैं। उनको ये जरूर सिखाया जाता है, जो विपक्ष है वो निश्चय रूप से इस चीज के पीछे रहता है कि हमारा ये वोट बैंक है, इसको कैसे भी खुश करना है और इसको कैसे भी अपने पाले में लेके सामने वाले को हराकर अपनी पीढ़ी को सेट करना है। ये जिस दिन मुसलमान समझ जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी उसकी दोस्त है।